आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं लूसेंट का हिस्ट्री, झारखंड लूसेंट का हिस्ट्री को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज टॉपिक नंबर 3 असुर आदि जनजातियों का झारखंड में प्रवेश और धार्मिक आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे और उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन होगा। तो आइए, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आप मेरा वीडियो देखने से पहले एक बार लूसेंट जो आपके पास किताब है उसको ज़रूर पढ़ें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और मेरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप फिर से भूलेंगे भी नहीं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड का प्राचीन जनजाति कौन नहीं है? क्वेश्चन है, झारखंड का प्राचीन जनजाति कौन नहीं है? तो हम लोग पहले जानते हैं कि झारखंड का प्राचीन जनजाति कौन कौन है, यानी कौन कौन था। तो झारखंड का प्राचीन जनजाति था असुर, बिरहोर, बिरजिया, खड़िया। ये सब प्राचीन जनजाति था। झारखंड का प्राचीन जनजाति असुर, बिरहोर, बिरजिया, खड़िया, ये सब प्राचीन जनजाति में आते थे। तो एक कोरवा भी प्राचीन जनजाति में आता था। तो कौन सा बच गया? मुंडा ये जनजाति है जो झारखंड में अभी तीसरा नंबर में आता है और ये बाद में आया था। सबसे प्राचीन जनजाति अगर हम लोग माने तो असुर सबसे प्राचीन जनजाति है। क्या है? असुर जो है सबसे प्राचीनतम जनजाति है। दूसरा नंबर में आता है कोरवा। दूसरा नंबर में कौन आता है? कोरवा आता है। दूसरा नंबर में कोरवा आता है। तो झारखंड का प्राचीन जनजाति कौन नहीं है? इसमें मुंडा नहीं है और असुर, बिरहोर, बिरजिया, खड़िया, कोरवा ये सब प्राचीन जनजाति है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, असुर के बाद दूसरा प्राचीन जनजाति कौन है? अभी भी हम बताए कि असुर के बाद दूसरा प्राचीन जनजाति कोरवा है। कौन है? कोरवा है। असुर के बाद दूसरा प्राचीन जनजाति कोरवा है। चेरो के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो ये पूर्व मध्यकाल में आया था और पलामू में रहता था। ये क्या है? ये पूर्व मध्यकाल में झारखंड में आया था। पूर्व मध्यकाल में आया और इन्होंने अपना निवास स्थल कहाँ बनाया था? पलामू को। कोरवा के साथ एक और जनजाति आया था, उसे खेरवार कहते। क्या कहते हैं? खेरवार। ये कोरवा का ही नाम था उसमें, कोरवा या खेरवार। संथाल का जहाँ तक बात है, झारखंड का सबसे अधिक पाए जाने वाली जनजाति है जो 35% झारखंड में पाया जाता है और ये हजारीबाग में पहले रहा करता था। पहले कहाँ था? जब शुरू में आया था तो ये हजारीबाग में रहता था, हजारीबाग के क्षेत्र में। जब ब्रिटिश आए यानी अंग्रेज जब आए तो इन्होंने अपने को संथाल परगना में शिफ्ट कर लिया। कहाँ पे? संथाल परगना। यहाँ पे कुछ असुविधा होने लगी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया? अपने आप को सभी लोग संथाल परगना में अधिकतर लोग चले गए। कोरवा प्राचीनतम दूसरी जनजाति है। मुंडा के बारे में बताए कि ये तीसरा जनजाति है अभी झारखंड का। आगे हम लोग बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म का केंद्र किसे माना जाता है? जैन धर्म का केंद्र किसे माना जाता है? ऑप्शन है पारसनाथ, मानभूम, पलामू या सिंहभूम। तो पारसनाथ जो है यहाँ पे जैनियों का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ जो थे ये जैनियों के 23वें तीर्थकर थे। कौन थे? 23वें तीर्थकर थे। उसी के नाम पर ये पारसनाथ पहाड़ का नाम पड़ा है।
पारसनाथ गिरिडीह में पड़ता है और इसे जैनियों का मक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म मानने वाले लोगों का मक्का भी कहा जाता है पारसनाथ को। लेकिन बोल रहा है जैन धर्म का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, लेकिन पारसनाथ केंद्र बिंदु नहीं है। पारसनाथ केंद्र बिंदु नहीं है। ये क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि बहुत लोग ये सोचकर मार देंगे कि पारसनाथ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलित है जैन के धर्म के लिए, इसलिए वो केंद्र बिंदु होगा। लेकिन नहीं, वो केंद्र बिंदु नहीं है। केंद्र बिंदु मानभूम है, जो धनबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? धनबाद में। धनबाद में पड़ता है। ये मानभूम जो है वही जैन धर्म का केंद्र बिंदु माना जाता है या माना जाता था। तो आगे पलामू के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। पलामू जो है, ये पलामू में मूर्तिया गांव और हनुमानगढ़ है। यहाँ पे दो गांव, पलामू जो है वहाँ पे दो गांव है, एक मूर्तिया गांव और दूसरा में एक है हनुमान लिखते हैं और गांव। ये दोनों का एक अलग अलग विशेषता है। क्या है? दोनों का अलग अलग विशेषता है। हनुमान गांव जो है सतबरवा के निकट है, जो जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं। जहाँ पे क्या है? हनुमान गांव जो है ये सतबरवा के निकट है और यहाँ जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं। क्या मिले हैं? जैनियों के पूजा स्थल मिले थे। यहाँ पे क्या किए थे? यहाँ जैनियों के पूजा स्थल मिले थे। ठीक है। शिवहू जो है, शिवहू आरंभिक निवासी जो थे, जैनी निवासी थे, उसे सरक कहा जाता था। शिवहू के शिवहू इसलिए प्रचलित है कि शिवहू के जो आरंभिक निवासी होते थे, जैन आरंभिक निवासी जो होते थे, उसे यहाँ पर सरक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरक कहा जाता था इसे। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन बोलता है कहाँ के निवासी को सरक कहा जाता था? अभी भी बताए कि शिवहू के निवासी को सरक कहा जाता था। जैन जो जैन धर्म मानते थे उसे सरक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरक। और इस क्षेत्र के जो होते थे, गृहस्थी करते थे और जैन धर्म मानते थे, उसे श्रावक कहा जाता था। गृहस्थी अगर कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता था? श्रावक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले फिर से हम लोग मानभूम के बारे में कुछ जान लेते हैं। अभी भी हम लोग पढ़े हैं कि मानभूम जो है, मानभूम जैन धर्म का केंद्र कहा जाता था। ये अभी धनबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? धनबाद में। उसमें इसे मानभूम बोला जाता था। कतरास इसी के अंतर्गत आता था। कतरास जो है इसी के अंतर्गत आता था, मानभूम के अंतर्गत। और धनबाद के बारे में, धनबाद जो है ये बौद्ध धर्म का धनबाद जिला। देखिए, धनबाद में ही जैन धर्म का और बौद्ध धर्म, दोनों धर्म का केंद्र बिंदु धनबाद में ही था। कहाँ था? अभी एक जो धनबाद जिला है, धनबाद जिला में उसमें केंद्र बिंदु था बौद्ध धर्म का, और मानभूम जो वो भी धनबाद में पड़ता था, यहाँ जैन धर्म का केंद्र बिंदु था। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि कहाँ के निवासी को सरक कहा जाता था, तो ये शिवभूम का निवासी होता था। इसका क्वेश्चन का आंसर शिवभूम है। ऐसी जानकारी के लिए हम लोग आगे बता दिए। पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है श्रावक किसे कहा जाता था? तो श्रावक जो कहा जाता था वो जैन धर्म मानने वाले और गृहस्थी में रहने वाले, यानी गृहस्थी मतलब जो शादी वगैरह सब करते हैं, घर का काम करते हैं, उसके साथ साथ जैन धर्म को मानते हैं, उसे कहते हैं श्रावक।
श्रावक जो गृहस्थी के साथ जैन धर्म मानते हैं, यानी जो शादी भी करते हैं, शादी करते हैं और घर परिवार को के साथ रहते हैं, और जैन धर्म भी मानते हैं, उसे ही कहा जाता था उसमें श्रावक। क्या कहा जाता था? श्रावक कहा जाता था। ये श्रावक जो होता है ये सरक का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है। सरक का क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रावक कहते हैं। आगे छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, सांची स्तूप के सिंह से मिलता जुलता सिंह का शीर्ष कहाँ मिला है? सांची स्तूप के बारे में आप लोग जानते होंगे। सांची स्तूप क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि स्तूप होता क्या है। हम लोग स्तूप के बारे में क्या जानते हैं? स्तूप जो होता है वो संस्कृत एवं पाली से लिया गया शब्द है। क्या है? स्तूप जो है वो संस्कृत और पाली से लिया गया शब्द है। और पाली, ये दोनों वर्ड से लिया गया है ये शब्द को, जिसका मतलब होता है ढेर। क्या मतलब होता है? ढेर। यानी स्तूप का मतलब ही ढेर होता है। टीले के आकार का एक संरचना होता है। क्या चीज़? टीले का आकार का एक संरचना होता था, जिसका उपयोग बौद्ध अवशेषों का रखने के लिए किया जाता था। ये सांची स्तूप जो होता था वो बौद्ध धर्म के लिए होता था, और ये टीले के जैसे आकार होता था। बौद्ध स्तूप आप देखे होंगे तो ऐसे लगभग ऐसे होता था, ऐसे बना होता था। और इसमें क्या होता था कि जो भी होता था बौद्ध का अवशेष, यानी जो भी अवशेष होता था उसको रखने के लिए इसे यूज किया जाता था। ये बौद्ध स्तूप होता था। तो बौद्ध स्तूप के सिंह, बौद्ध स्तूप जो है उसके दरवाजा पर सिंह का ये मूर्ति जैसा बना हुआ है, उससे मिलता जुलता शीर्ष, सिंह का शीर्ष कहाँ मिला है? यानी उसी से मिलता जुलता सिंह का शीर्ष कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ पलामू के बाद दिया हुआ है धनबाद के बाद दिया हुआ है घोलमरा, और फिर से दिया हुआ है ईचागढ़। तो इसका आंसर होगा पलामू। क्या होगा इसका आंसर? पलामू के मूर्तिया गांव। कहाँ पे? पलामू के मूर्तिया गांव, जो आगे हम लोग बताए थे। मूर्तिया गांव में सिंह का शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप से मिला जुला होता था। धनबाद के बारे में हम बता चुके हैं। ये धनबाद जो होता है जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का केंद्र बिंदु माना जाता था। मानभूम जो होता था जैन धर्म का मानभूम, और धनबाद जिला है जो ये है ये जैन धर्म का मानभूम और बौद्ध धर्म का धनबाद जिला। ये जो घोलमरा है, ये घोलमारा होता है, ये जो है ये पुरुलिया के निकट है। कहाँ है? ये पुरुलिया के निकट है। और यहाँ पे परसत्र की एक खंडित बौद्ध मूर्ति मिली है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि देखिएगा ऐसे लिखा रहता है परस्तर, इसका मतलब होता है पत्थर का। इसका मतलब क्या होता है? पत्थर। इसे गड़बड़ाइएगा नहीं, लगभग जगह यही लिखा हुआ है। लुसेंट में आप पढ़िएगा तो लिखा रहेगा प्रस्तर की एक खंडित बौद्ध मूर्ति मिली है घोलमारा में। कहाँ पे? धोलमारा में क्या मिला हुआ है? प्रस्तर की एक खंडित बौद्ध मूर्ति, यानी पत्थर की एक खंडित बौद्ध मूर्ति मिली हुई है। तो प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। ये आप याद रखिएगा, समझने में आसानी होगा। ईचागढ़ जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ईचागढ़ जो है बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पे तारा देवी जिसे बौद्ध देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध देवी। इसकी मूर्ति मिली, इसकी
मूर्ति मिली है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि ईचाड़ तारा देवी या तो बौद्ध देवी की मूर्ति कहाँ मिली है, तो कहाँ मिली है, ईचागढ़ में। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि पलामू में क्या मिला, धनबाद, धोलमारा और ईचागढ़। इस क्वेश्चन का एंड जो क्वेश्चन था वो सांची स्तूप के सी से मिलता जुलता, सी का शीर्ष कहाँ मिला है, तो ये पलामू में मिला हुआ है। कहाँ, पलामू के मूर्तिया गांव में। याद रखिएगा, मूर्ति से मूर्तिया गांव। आगे हम लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है बुद्धेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बुद्धेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है रांची, धनबाद, पलामू या तो सिंहभूम। तो बुद्धेश्वर मंदिर जो है ये धनबाद के दियापुर दालमी में स्थित है। कहाँ है, देखिए बुद्ध, जहाँ भी बुद्ध के बारे में आएगा या तो जैन के बारे में, क्योंकि ये दोनों का केंद्र बिंदु धनबाद रहा है, ये दोनों का क्या है, केंद्र बिंदु धनबाद रहा है, तो लगभग चीज़ इसका जो है धनबाद के आसपास ही मिलेगा। तो धनबाद में ही बुद्धेश्वर का जो मंदिर है वो धनबाद जिला में ही स्थित है। धनबाद जिला के कहाँ पे, दियापुर, कहाँ पे, दियापुर दालमी, दियापुर दालमी ये गांव का नाम है, यहीं पे ये स्थित है। अब रांची के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। रांची जिला के खुट्टी, कहाँ पे, खुट्टी जो अभी अलग हो गया, एक जिला बन गया, पहले ये जिला नहीं था, के बेलवा दाग ग्राम में बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। बेलवा दाग ग्राम में क्या मिले हैं, बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, बौद्ध विहार के अवशेष। अब हम लोग बौद्ध विहार बहुत जगह पढ़ते हैं हम लोग, बौद्ध विहार ये क्या होता है, बौद्ध विहार क्या होता है। देखिए बौद्ध विहार होता है जैसे हम लोग का स्कूल होता है, उसी प्रकार से बौद्ध का स्कूल होता था। बौद्ध का क्या होता था, बौद्ध लोग का, तो बौद्ध भिक्षु यहाँ पे रहता था। क्या करता था, बौद्ध भिक्षु रहता था और वहाँ पे धार्मिक विषयों के साथ साथ, क्या चीज़, बौद्ध के धार्मिक विषयों के साथ साथ और भी विषय का शिक्षा दिया जाता था। धार्मिक के अलावा भी शिक्षा यहाँ पे दिया जाता था। बहुत बड़ा हॉल टाइप का रहता था और वहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहता था और वहाँ पे अन्य विषयों के बारे में भी शिक्षा दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है नालंदा है। कौन है, नालंदा। ये बौद्ध विहार का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है नालंदा को। देखिए बुद्धेश्वर ये था। पलामू के बारे में कुछ जान लेते हैं। के बारे में पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं कि यहाँ पे 2 गांव था, एक मूर्तिया गांव और एक था हनुमांड गांव। मूर्तिया गांव जो था यहाँ पे शेर का शीश मिला था, यानी शीर्ष मतलब माथा मिला था, जो बौद्ध स्तूप, सांची स्तूप से मिलता जुलता है। और हनुमान गांव जो था यहाँ पे जैनियों का पूजा स्थल मिला है। हनुमान गांव में क्या मिला था, जैनियों का पूजा स्थल मिला था। सिंहभूम जो था, सिंहभूम, अब यहाँ पे इसमें एक सिंहभूम बच गया, सिंहभूम के बारे में भी जान लेते हैं। सिंहभूम जो था यहाँ के निवासी को सरक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सरक। यहाँ के पहले जो निवासी रहते थे उसे सरक कहा जाता था। आगे क्वेश्चन चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रस्तर, देखिए फिर से आया, प्रस्तर मतलब पत्थर, तुरंत समझ आइए। प्रस्तर की खंडित बुद्ध मूर्ति कहाँ मिली है, तो ये भी थोड़ा देर पहले हम बताए कि प्रस्तर की बुद्ध की खंडित मूर्ति कहाँ मिली थी। ये मिला है धोलमारा। कहाँ पे मिला है, धोलमारा। कहाँ पे, धोलमारा। ये पुरुलिया, कहाँ, पुरुलिया के निकट पाया जाता है। यहीं पे
पत्थर की यानी पत्थर की खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। क्या चीज? करुआ ग्राम ये है, करुआ ग्राम ये क्या है? करुआ ग्राम। यहाँ पे बौद्ध स्तूप मिले थे। क्या मिले थे? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप के बारे में हम बताए हैं अभी कि एक टीला जैसा होता था जहाँ पे बौद्ध के अवशेष रखे जाते थे। बेलवादाग ग्राम जो है यहाँ पे बौद्ध विहार मिला है। बेलवादाग ग्राम ये खूंटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? खूंटी में, खूंटी में पड़ता है। और ईचागढ़, ईचागढ़ में हम बताए हैं कि ईचागढ़ के बारे में अभी भी बताए कि यहाँ पे देवी, बौद्ध देवी की मूर्ति मिला है। बौद्ध देवी की मूर्ति यहाँ पे मिला। 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है सुरकुंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रामगढ़, बरही, हजारीबाग, रांची। इसका आंसर होगा हजारीबाग। क्वेश्चन देखिए, अगर ये हजारीबाग नहीं है, बरही है तो ये भी हो सकता है क्योंकि बरही के निकट लिखा रहता है। बरही के निकट ये सूर्यकुंड स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 10वां में है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस स्थान पर बुद्ध की 2 मूर्ति प्राप्त हुए हैं? देखिए, बुद्ध की 2 मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है कटुंगा, पटम्बा ग्राम, बेलवादाग और घोलमारा। देखिए, सबसे पहले बेलवादाग, ये भी थोड़ा देर पहले तुरंत पढ़े। यहाँ पे बौद्ध विहार मिला था, ये तो हो ही नहीं सकता। बौद्ध विहार मिला है। घोलमारा, ये घोलमारा जो है यहाँ खंडित बुद्ध प्रतिमा मिला है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 बचा, कटुंगा और पटम्बा। ठीक है, तो कटुंगा ग्राम जो है यहाँ एक बौद्ध मूर्ति मिला था। क्या था? कटुंगा जो है यहाँ पे सिर्फ एक बौद्ध मूर्ति मिला था और पटम्बा में 2 मिला था। क्या मिला था? पटम्बा में 2 मिला था। पटम्बा ये है, ये पड़ता है, पटम्बा पड़ता है जमशेदपुर में। कहाँ पड़ता है ये? जमशेदपुर। और ये कटुंगा है, ये कटुंगा पड़ता है गुमला में। ध्यान रखिएगा, ये सब भी आ सकता है कि किस स्थान पर बुद्ध की 2 मूर्तियां मिली थी, तो जमशेदपुर में मिली थी, जमशेदपुर के पटम्बा गांव में। और कटुंगा जो है ये गुमला में है, ये गुमला भी दे सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और आज का डेली क्वेश्चन। डेली क्वेश्चन के अनुसार आज डेली क्वेश्चन में है असुर किस काल में अयस्क निकालकर उपकरण बनाते थे? ऑप्शन है ताम्रकाल, ताम्रपाषाण काल, लोह काल या तो कांस्य काल। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और जितने भी पीछे वीडियो बनाया गया है उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें। नमस्कार।